स्टेबल कंपोजिशन क्या होता है, उसको किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, यही हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम नाटा के मॉक टेस्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर, इन तीन चीजों के बेसिक शेप्स को यूज करते हुए आपको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाना है। उस कंपोजिशन के अंदर आप ये जो शेप्स है मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। उसके प्रोपोर्शन रेशो को भी आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। बट इन तीनों शेप का कम से कम एक बार तो इस कंपोजिशन में यूज होना चाहिए। यस, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको जो शार्पनर, इरेजर और पेंसिल के बेसिक शेप्स जो है आपको मालूम है, जैसे कि पेंसिल का शेप सिलेंडर है और इरेजर और शार्पनर के जो शेप्स है वो क्यूबॉइड शेप्स में है। तो आपको उसको फॉलो करते हुए आपको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाना है। तो स्टेबल कंपोजिशन के करने के टाइम पे ध्यान में रखना है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर आप किस तरीके से रखते हो वो प्रॉपर रियलिस्टिक ही होना चाहिए, उसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमेशा तरफ हमें थंबनेल्स करने हैं, जैसे कि 2 या 3 थंबनेल्स करके आपको देखना है कि कौन से एंगल से आपका ओवरऑल कंपोजिशन जो है बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो जब तक आप थंबनेल्स नहीं करते हो तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि आपको कौन से प्रोपोर्शन में, किस तरीके से, किस एंगल से उन चीजों को ड्रॉ करना चाहिए। यस, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ थंबनेल्स किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करते हुए इस स्टेबल कंपोजिशन बनाया हुआ है। यस, आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हो, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हो। बट अगर इंटरेस्टिंग डेप्थ लाना है तो आपको मोस्टली 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन करके ही कंपोजिशन को बनाना चाहिए। यस, तो फर्स्ट थंबनेल में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है लो एंगल का यूज करते हुए इस इंटरेस्टिंग कंपोजिशन को बनाया हुआ है। और अगर आप दूसरे थंबनेल में देखते हो तो यहाँ पे मैंने टॉप एंगल से इस कंपोजिशन को दिखाने की कोशिश की हुई है। तो अगर आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यस, डेफिनेटली उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों ही पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं इसी थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम किस तरीके से ये स्टेबल कंपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यस, पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यस दोस्तों, तो पहले थंबनेल को फॉलो करते हुए हम ये आज का स्टेबल कंपोजिशन बनाने वाले हैं। जैसे कि स्टेबल कंपोजिशन में पूछा गया हुआ है आपको 3 बेसिक शेप्स को यूज करना है, वो है पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। तो डेफिनेटली पेंसिल का जो है वो शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है, तो आप उसको देख सकते हो, इस तरीके से उसका शेप हो सकता है। जो शार्पनर है, अगेन वो शार्पनर जो है वो एक क्यूबॉइड है, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। और थर्ड वन जो है वो भी अगेन एक क्यूबॉइड है, बट इस क्यूबॉइड में तो एक साइड की हाइट जो है वो कम है और दूसरे साइड की हाइट की ज्यादा है। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक शेप्स को ही यूज करने के लिए कहा हुआ है। तो और दूसरी चीज स्टेबल कंपोजिशन, इसका मतलब कि ये रियल में होना चाहिए कि अगर ये एक साथ दूसरे के साथ या एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो स्टेबल होने चाहिए। तो दैट इज व्हाट द स्टेबल कंपोजिशन इज। और उसके लिए सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव की लाइंस आई लेवल को फॉलो करते हुए हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं उस आई लेवल को कर रहा हूँ
ड्रॉ, जिसकी वजह से एक मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग कंपोजिशन मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ये मेरा सेंटर है तो थोड़ा सा ऑफ सेंटर में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जो कंपोजिशन हमेशा जो है इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज की इसी आई लेवल्स के ऊपर जो है वो मेरे वैनिशिंग पॉइंट बट थोड़े से पेपर के बाहर में ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छा एक डायनामिक कंपोजिशन मिल सकता है। ये सब चीजें आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो या समझ सकते हो कि अगर वैनिशिंग पॉइंट अलग अलग जगह पे लेते हो तो किस तरीके से डायनामिक व्यू हमें मिल सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो ये वैनिशिंग पॉइंट्स के हिसाब से ये लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी ये ग्राउंड की तरफ वैनिशिंग पॉइंट की तरफ से ये जो लाइन में है वो भी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ। और जब ये वैनिशिंग पॉइंट की लाइन में एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से एक ग्राउंड फ्लोर जो है मुझे अच्छी तरीके से मिल जाता है, और उस ग्राउंड फ्लोर का मुझे काफ़ी हेल्प हो सकता है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेंसिल को ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे रखते हुए जो सेंटर में मैंने रखी हुई है, जैसे थंबनेल में भी आपने देखा। अगेन यहाँ पे जो कहा गया है कि आप उस शेप्स को कैसे भी यूज कर सकते हो, इन द सेंस कि आप उसको छोटा बड़ा डिसप्रपोर्शनेट भी कर सकते हो। तो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो लाइंस है इसके हिसाब से ये कर्व, यहाँ पे भी ये कर्व के हिसाब से, और ये ऊपर की तरफ पॉइंट, ये पेंसिल यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है। उसके बाद जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ उसके आगे की तरफ एक शार्पनर रखा हुआ है। तो इस लाइन को फॉलो करते हुए जो शार्पनर की लाइन है, ये शार्पनर की लाइन यहाँ पे, तो बेस यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेता हूँ कि इस तरीके से इस वैनिशिंग को पॉइंट को फॉलो करते हुए, और ये पर्सपेक्टिव के लाइंस के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पे ये बेस मिल गया इस शार्पनर का। अब इसकी हाइट में डिफाइन करूँगा, तो ये हाइट जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक आई लेवल के ऊपर लेके जाता हूँ। और अगेन जब मैं वैनिशिंग पॉइंट को इनको जब कनेक्ट करता हूँ, 2 पॉइंट वैनिशिंग जो है यहाँ पे, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे जो है ये शार्पनर के लाइंस यहाँ पे, तो ये शार्पनर का फ्रंट पॉइंट है, ये साइड पॉइंट है, और इसको यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ लाइन, तो मुझे इस तरीके से ये शार्पनर की लाइन भी जो है यहाँ पे मिल सकती है। तो ये फोरग्राउंड में जो शार्पनर है वो हो गया। उसके साथ यहाँ पे इस लेवल पे ही इरेजर है जो थोड़ा सा बाहर है, तो ये पर्सपेक्टिव के थोड़ा सा ऊपर में लाइन ड्रॉ करता हूँ एक हल्का सा, और उसकी हाइट जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, क्योंकि वर्टिकल अगर मैंने इरेजर रखा हुआ है तो कैसे लगेगा, तो उसके लिए ये हाइट मैंने डिफाइन की उसकी। और अगेन मैं इसको वैनिशिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ही उसको डिज़ाइन करूँगा, और वर्टिकल होने की वजह से ये विड्थ जो है वो कम रहेगी, और ये पोर्शन जो है उसके बाहर की तरफ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से इरेजर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम बात करते हैं और एक शार्पनर इसी लेवल पे अंदर जो है इस लाइन के अंदर यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, तो उसकी भी हाइट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो वो आई लेवल के ऊपर वैनिशिंग पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे इसकी जो पोर्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, और ये वैनिशिंग पॉइंट्स को कनेक्ट होगा, ये लाइंस ये भी यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी शार्पनर का है। अगर इसको डिफाइन शार्पनर और अच्छी तरीके से करना है, जैसे कि यहाँ पे भी शार्पनर किया हुआ है,
तो जस्ट मोर क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पे उसका जो शार्पनर का राउंड रहता है शार्पनिंग का, उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पे भी इस जगह पे हम उसको शार्पनर्स को ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर द लिटिल क्लियरिटी। उसके बाद जो है हम जो ड्रॉ करने वाले, एक इरेजर यहाँ पे रखा हुआ है जो इस तरीके से क्रॉस इसको टच किया हुआ है। और इसका एग्जैक्टली 90 डिग्री के हिसाब से और ये पर्सपेक्टिव के लाइन को फॉलो करते हुए और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस ऐसी रहेगी। अगेन ये पैरेलल लाइन, ये भी यहाँ पे पैरेलल लाइन, और जैसे कि ये लाइन है वैसे भी ये लाइन जो है इसकी यहाँ पे हो सकती है। और ये थोड़ा सा पैरेलल लाइन हमको इस तरीके से करके लेना है। तो ये अगर शार्पनर वहाँ पे उसके ऊपर रखा हुआ है तो ये इस तरीके से हो सकता है। दूसरा शार्पनर ये साइड पे यहाँ पे रखा हुआ है जो कि यहाँ पे इस जगह पे टच है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम लोग समझेंगे तो ये इस तरीके से शार्पनर टच होना चाहिए। और यहाँ पे इसके जो लाइंस है हम उसको दिखा सकते हैं और वही लाइंस हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा शार्पनर भी इस दूसरा इरेजर इस इरेजर के ऊपर अगर हम लोगों ने रखा है तो वो यहाँ पे हो सकता है। और जो लास्ट में हम लोग अभी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और एक शार्पनर जो यहाँ पे वर्टिकली खड़ा हुआ है। सो ए वेरी सिंपल वर्टिकली शार्पनर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अंदर ना आपको टॉप दिखेगा ना बॉटम दिखेगा, ये फ्रंटल है। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है बेसिक फॉर्म्स को जो बताया गया है उसके साथ हमने ड्रॉ किया। और थोड़ा सा स्केल को और अच्छी तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पे जो है इस जगह पे मैं छोटा सा और एक शार्पनर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी इरेजर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो इसी पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए मैं और एक जो इरेजर है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव के लाइंस को ही फॉलो करते हुए। तो अगर जैसे कि ये बेसिक फर्स्ट हमारे वैनिशिंग पॉइंट और पर्सपेक्टिव रेडी है और उसके जो लाइंस है तो उनको फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी सिंपल तरीके से हम इसको पूरे के पूरे ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लाइट है तो मैं यहाँ पे कुछ जगह पे इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा। और हालांकि इसमें आपको एक्चुअल शार्पनर या इरेजर को ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया है, बट एज अ एडिशन करके मैं इसी ड्राइंग के ऊपर जो है कुछ जगह पे ड्राइंग और शार्पनर्स के जो एक्चुअल शेप्स है या एक्चुअल डिजाइन है उनको मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये जस्ट एडिशन है। इसके पहले मतलब यहां तक भी आप करोगे, इस कंपोजिशन क्वेश्चन में पूछा है वहां तक भी करोगे तो भी काफी है, बट एज अ जस्ट अ नॉलेज मैं यहाँ पे ये आपको आगे की चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी पेंसिल हो सकती है।
ये कॉर्नर जो है वो मैं हल्के से राउंड करके ले रहा हूँ। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए और उसी तरह उसको ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि अभी ये शार्पनर यहाँ पे ड्रॉ करा तो यहाँ पे ब्लेड का एक पोर्शन रहता है, उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे पेंसिल बैकग्राउंड में है, ये शार्पनर फोरग्राउंड में है, तो उसके हिसाब से इसके लाइंस क्लियर होने चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा बैकग्राउंड में एक शार्पनर, बड़ा सा शार्पनर यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका ये डिज़ाइन हो सकता है। और अभी जो लास्ट में जो बचा हुआ है वो है यहाँ पे जो इरेज़र है वो
तो इस तरीके से ये आपका स्टेबल कंपोजिशन जो है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पे आप उसकी जो ग्राउंड लेवल है वो भी ड्रॉ कर सकते हो हल्की सी, ताकि और क्लियरिटी आए। जो शुरुआत में आपने लाइंस ड्रॉ किए थे वो वैसे ही रखोगे तो भी चलेगा, बट वो बहुत लाइट होने चाहिए उस लाइंस को। और आगे जाके अगर अभी कभी ऐसे कुछ कंपोजिशन है सर, उसके अंदर आपको शेडिंग भी यूज़ करनी है, तो हल्के से कुछ शेड्स या कुछ डायमेंशन डिफाइन करने के लिए ये कुछ चीज़ें आगे की मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है स्टेबल कंपोजिशन रेडी हो चुका है। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, जिसके अंदर हम लोग ने देखा पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए हम एक स्टेबल कंपोजिशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर हम डेप्थ ला सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर फोरग्राउंड बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट रख के एक इंटरेस्टिंग नाइस स्टेबल कंपोजिशन बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि स्टेबल कंपोजिशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उसके साथ अगर आपको कुछ इस क्लास के बारे में डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन सभी चीजों को रिप्लाई करने की। यस दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाले सभी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इतना ही था आज के क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, उनके कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, उनको शेयर करते रहिए, उनको लाइक करते रहिए और डेफिनेटली आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।